हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरोज के यूट्यूब चैनल पे। तो सीरीज़ के साथ आज हमारा काफ़िला केमिस्ट्री तक आ पहुंचा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये आप लोगों का आज सेकंड लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद सिर्फ मैथ का क्लासेज रह गया है, जिसको करानी अभी बाकी है। बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के सोल्यूशन हमने पीछे करा रखा है। अभी तक उसे नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख ले। अभी अभी नया अगर आप इस क्लास में जुड़े हुए हैं तो पीछे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस, सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है, तो जा करके उसे ज़रूर देख ली। और ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं कि जिनका बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आज आ चुकी है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, कल मैं मैथ का क्लास लूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जुड़ना कभी भी नहीं भूलिएगा। ये दोनों क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं उसको। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन ए में टोटल 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मात्र आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं, अभी भी आपको बता रहा हूं। और इसमें से 4 विकल्पों में से आपको मात्र एक विकल्प सही चुनना है, और यह प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का हो रहा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के रूप में हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है। तो कौन सा दोष है जो क्रिस्टल का घनत्व हटाता है। तो हम सभी जानते हैं कि दोष दो प्रकार का होता है। एक दोष शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरे दोष का नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसको हम एफडी लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा। शॉर्टकी में क्या होता है, शॉर्टकी में क्या होता है कि ये मान लीजिए पॉइंट है, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दूसरे कलर को चूज कर ले रहा हूँ। चलिए ब्लैक ले। शॉर्टकी में मान लीजिए ये पॉइंट है, पॉइंट शॉर्ट की डिफेक्ट को ही पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट में से इसका घनत्व अभी डेंसिटी जो है एकदम इक्वल है, नॉन चेंजेबल है। और इसमें से मान लीजिए बीच के ये एक पॉइंट जो है वो कम हो जा रहा है। तो बताइए पहले जितना इसका भार था, क्या अभी भी उतना ही इसका भार रहेगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स में इसका डेंसिटी घट जाता है, और फोकल डिफेक्ट होता है ये नहीं घटता है, वो सेम उसका डेंसिटी, उसका द्रव्यमान यानी मास टोटल नॉन चेंजेबल होता है, वो चेंज कभी नहीं होता है। तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा शायद, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है ये ऊपर ऊपर दोनों का रिलेशन बताते हैं आपको। तो डेंसिटी और एम के बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है, यानी समान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो यहाँ पे अब आप इसे साबित कर सकते हैं कि यदि अगर मास का वैल्यू, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। अगर डेंसिटी घटेगा तो मास क्या होगा, बढ़ेगा, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे हम इसका सही आंसर क्या टिक कर सकते हैं कि तो उसमें इसका घनत्व घटता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है। सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय प्रणाली जो है वो 7 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला घनीय दिया गया है। तो घनीय क्रिस्टल होता है ए बराबर बी इज इक्वल टू सी के बराबर होता है, और अल्फा अल्फा बराबर होता है बीटा के, बीटा बराबर होता है गामा के। गामा टोटल 90 डिग्री का होता है, आप लोग को पता है। ये किसका, घनीय का, क्यूबिक का होता है। और यहाँ पे त्रिनाक्ष का देखिएगा तो ये किसी का बराबर नहीं होता। अल्फा ए नॉट बराबर बी, बी नॉट बराबर सी, यानी ये तीनों में किसी का बराबर नहीं होता है। और इसमें जब जब भुजाएं बराबर नहीं हो रही है तो यहाँ पे कौन भी, ये जो है अल्फा और बीटा और गामा भी बराबर नहीं होगा 90 डिग्री के, तीनों ये बराबर नहीं होंगी। और यहाँ पे षटकोणीय में देखा जाता है, षटकोणीय में देखा जाए तो इसमें ए बराबर बी होता है, लेकिन सी इसके बराबर बी नहीं होता है। तो इसमें अल्फा बराबर होता है बीटा का, और बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा यहाँ पे इसका कोण बढ़ जाता है, यह 120 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे असममित, असममित मतलब होता है, सममित कहता है तो है विषम लंब बाग से जो है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो असममित कहता है, अगर सममित कहता है तो सममित में ये दोनों सममित के रूप में आपको दिख जाता है। लेकिन असममित पूछा है तो असममित इसमें से कौन होगा, आप लोग बताइए। असममित इसमें से कौन हो सकता है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग सही आंसर टिक कीजिए। असममित त्रिनाक्ष यानी ट्राई क्लिनिक होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि यदि एक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है तो एक्स डैश के स्थान पर क्या आएगा कि इसको सिद्ध करेगा। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जेड एम बाई ए क्यू बाई अवोगाड्रो संख्या, यानी एन ए हो गया। ये सब हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेड एम की जगह पर क्या रख दिया है, तो जेड एम की जगह पर एक्स रख दिया है। तो जेड एम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जेड एम की जगह पर एक्स इज इक्वल टू ए क्यू और एन ए, यानी अवोगाड्रो संख्या, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों का जवाब होगा बिल्कुल सही, लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे की तरफ अब यहाँ पे हल इसका करते हैं। तो एक्स दिया है तो हम सभी जानते हैं कि
यहाँ पे परमाणु की संख्या कितना दिया है, तो परमाणु की संख्या 4 दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर देखिएगा तो x का वैल्यू कितना दिया है, x की जगह पर zm रख दिया है। तो बताइए, और z क्या होता है इसमें, z आप लोग कहेंगे कि z इसमें परमाणु संख्या होता है। तो x का वैल्यू हम लोग को निकलता है x, और z का वैल्यू कितना दिया है, तो z का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिया है। तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। बताइए, यहाँ पे हम 4 रख देंगे और m का m ही रहेगा। तो बताइए x का वैल्यू निकल गया कि नहीं, x का वैल्यू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए। इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट है, इसमें कोई सॉल्यूशन करने वाला, इसमें कोई भी हल करने वाला नहीं है, ये फैक्ट है जिसे आप लोग को पढ़ने के बाद ही इसका पता चलेगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए कि इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। परासरण दाब द्वारा ही हम मोलर द्रव्यमान की गणना करते हैं, परासरण दाब द्वारा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा हम मोलर द्रव्यमान की गणना करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 5 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन के क्वथनांक सबसे अधिक होगा, यानी कौन सा जलीय विलयन है जिसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो क्वथनांक का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर होता है 1 kb सेंटीमीटर होता है, यानी 1 kb सेंटीमीटर डेल्टा टी बी का वैल्यू होता है। यदि आप जानते हैं कि इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये BCM का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें किस जलीय का था, NaOH के निकलिएगा तो इसमें I बराबर होगा 2, फिर है Na2SO4 का निकल Na का 1 और SO4 1, इसमें I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें निकालिएगा NaH4 में तो इसका NH4 1 और Na2 प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस ये 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा बिल्कुल। और इसमें देखिएगा KNO3 में देखिएगा तो इसमें I इज इक्वल टू 1 और K इज इक्वल टू NO3 हो जाएगा 1, वो भी होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो बताइए आप, ये 2 है, ये 3 है और ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो इसमें सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अधिक इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि निम्नलिखित में से KCl, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, बीच में कर लेते हैं थोड़ा सा। 6 नंबर क्वेश्चन का KCl, NaCl, K2SO4 के लिए क्रमशः वांट हॉफ का गुणांक कितना होता है। तो KCl में I का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और NaCl में वो I का वैल्यू कितना होता है, इसमें भी 2 होता है। चलिए आगे की तरफ एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा K2SO4 में I का वैल्यू कितना होता है, K2SO4 में I का वैल्यू कितना होता है, तो K2SO4 में भी I का वैल्यू यानी K2 2 हो गया, SO4 1 यानी 3 होता है। तो यहाँ पे वांट हॉफ का गुणांक निकालना है। तो क्रमागत पूछा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि क्रमागत इसमें क्या होगा, तो पहले का क्या आया 2, तो 2 लिख देंगे, उसके बाद 2, फिर 2 लिख देंगे, और इसका क्या आया है 3 आया है। तो क्रमागत पूछा है तो 2 2 3 ऑप्शन में देखिए, तो 2 2 3 दिया है, तो ऑप्शन में 2 2 3 यहाँ पे दिया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर पर पूछा है कि सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी होता है। कौन सा इकाई है जो विलयन की वाष्प दाब के लिए उपयोगी होता है, तो वो मोल अंश होता है, यानी मोल फ्रैक्शन होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, शुद्ध जल की मोललता क्या होगी। मोललता क्या होगी, यहाँ पे मोललता पूछा गया, तो हम सभी जानते हैं कि मोललता इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलय की संख्या भाई कितने बिलियन मात्रा में घोला गया है उसकी द्रव्यमान लिखा जाता है। तो M इज इक्वल टू N के वैल्यू, अगर मान लीजिए जल के हम अगर जल के हम वॉल्यूम को 1000 लीटर लेते हैं मान लीजिए, और जल का द्रव्यमान कितना होता है, तो जल का द्रव्यमान होता है 18 गुना 1 होता है। तो चलिए, जल का द्रव्यमान 18 गुना 1 होता है, तो 1000 में 1000 में 18 से भाग दीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा 55.5 लीटर आएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए 55.5 लीटर कहीं दिया है, तो 55.5 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे की तरफ। सेल स्थिरांक के लिए नंबर में पूछा गया, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो सेल स्थिरांक यानी यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है L/A होता है, आप लोग को पता होगा। तो लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई सेंटीमीटर में ले सकते हैं, और यहाँ पे एरिया है, यह एरिया है, तो सेंटीमीटर एरिया को ही में क्या आता है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, यानी क्षेत्रफल में लंबाई या चौड़ाई दोनों होता है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो आगे की तरफ चलिए, और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर और गुना 1/सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर कट गया, और यहाँ पे 1 जो सेंटीमीटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 उसका पावर लग जाएगा, तो सेल इस तरह क्या होगा, CM के पावर -1। तक देखिएगा सेल इस तरह का वैल्यू किधर दिया है, तो CM के पावर
तो Cm का पावर 1 इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है 10 नंबर में पूछा गया है कि मानो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के इलेक्ट्रोड में विभव का मान कितना होता है। तो SHE में विभव का मान आप लोगों को पता होगा 0 वोल्ट होता है। यानी विभव का मान इलेक्ट्रोड पर पूछेगा, हाइड्रोजन किसी भी चीज़ में अगर विभव का मान पूछेगा यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान पूछेगा तो उसका 0 होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं कौन सा शर्त सेल की स्वयं प्रवृत्ति के लिए सही है। कौन सा सेल है जो सेल की स्वतः परिवर्तितता के लिए सही है, कौन सा है। तो इसमें इसका बिल्कुल जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 12 नंबर में पूछा गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो हम सभी जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 फराड होता है, आप सभी को पता होगा। तो 1 फराड पर कितना आवेश होगा, तो 1 फराड पर 6.022 गुना 10 के पावर 23 मोल, ये अवोगाड्रो की संख्या, और इसमें गुना कर दीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। जब इसको गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 9.65 गुना 10 10 टू द पावर 24 कूलम। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 9.6 गुना 10 टू द पावर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर में पूछा है कि निम्न कौन सा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इनमें से कौन सा है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है NHE अमोनिया, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन कर लाता है। उत्प्रेरक जो है वो किस तरह का परिवर्तन लाता है। तो उत्प्रेरक जो है हम सभी जानते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में कोई ऐसा चीज़ डाल देते हैं जिससे उस अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, उस अभिक्रिया की टेम्परेचर बढ़ जाती है, यानी उस अभिक्रिया की कार्यशैली जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है और बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, उसकी एनर्जी सक्रिय कर देती है, यानी एक्टिव कर देती है, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की जो एनर्जी होती है उसे बढ़ा देती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर में पूछा है 15 नंबर में पूछा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसको आप ऐसे लिखते हैं मोल प्रति लीटर सेकेंड इसका फार्मूला होता है। तो जब इसको तोड़िएगा तो मोल ऊपर मोल तो मोल ही रहेगा, जब नीचे से यह लीटर यानी नीचे से लीटर आएगा तो इस पर -1 लग जाएगा, और नीचे से जब सेकेंड आएगा तो इस पर भी माइनस होता है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें देखिएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूरा होने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे आवर्तकाल पूछा गया है। तो टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो a/2 के होता है। टी हाफ का मान a/2 के होता है, हम सभी जानते हैं। रुकिए यहाँ पे इसके एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी टी हाफ का मान कितना होता है, टी हाफ का मान होता है यानी 1/2 के होता है। तो मान लीजिए ये आधा कोई सी अभिक्रिया है जो 50% के लिए a/2 के हो रही है, तो इसको 100% के लिए अगर करेंगे 100% के लिए मान लीजिए करते हैं, तो इसमें क्या होगा 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना a/2 के हो जाएगा। बताइए आप लोग हो जाएगा कि नहीं। तो आगे की तरफ देखिए, तो यहाँ पे 2 के तो 2 दिया है और a/2 के हो जाएगा। तो a/2 के का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 से है 2 कट जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका आंसर फाइनल क्या आएगा, तो a/k आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन में a/k है, तो टी 100% का a/k ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर में पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में 2 प्रावस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है। किन 2 प्रावस्थाओं के बीच यानी आंतरिक पृष्ठ नहीं होता, आंतरिक भाग में किसी भी प्रकार की खाली जगह नहीं पाया जाता है। तो वो कौन सा, तो समांगी मिश्रण जो है पूरी तरह से घुल जाता है, तो उसमें कोई अंतरापृष्ठ मौजूद नहीं रहता। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। कौन सा है जो भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि जब किसी हम बर्नर को जलाते हैं और उस पर मान लीजिए पानी को गर्म करते हैं, तो वो नियमित और बैलेंस मोड में गर्म होता रहता है। तो यहाँ इसमें उच्च दाब अगर कीजिएगा तो भी वो अच्छी तरह से जलता रहेगा। डेल्टा माइनस इसका तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, इनमें से कोई नहीं था। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तो बताइए उस पानी के उबाल में का प्रभाव उच्च होगा कि नहीं, उस पानी के उबाल का प्रभाव हाई होगा, तो यही अनुकूल स्थिति नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही ढंग सुमेल नहीं है। सही ढंग सुमेल क्यों कौन नहीं है, तो कोहरा और ठोस ऑल, जिसको एरोसोल भी कहा जाता है, यानी एरोसोल, इसको एरोसोल भी कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर पूछा गया है उस कोलाइटली तंत्र का नाम बताइए जिसे दोनों परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण का माध्यम तरल होते हैं। किस कोलाइटली तंत्र का दोनों परीक्षित प्रावस्थाओं के परिक्षेपण भी तरल होता है,
कौन सा है इसमें, तो इसका पायस का जो तरल होता है, परीक्षित और परिक्षेपण माध्यम तरल होता है पायस का। आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 21 नंबर में पूछा गया है कि दो अलग अलग धातु के परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है। तो दो अलग अलग धातु के परमाणु वाला अयस्क कौन सा है, तो ये हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये दोनों लोहे के प्रकार हैं, और ये तो मरकरी वाला है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको कौन सी विधि अपनानी पड़ती है, आर्कस विधि का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इससे पहले ही अवगत हो चुके होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए 23 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस धातु की कार्बन अपचयन यानी रिडक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं होता है। यानी किस धातु की कार्बन अपचयन अभिक्रिया द्वारा निष्कासित कभी नहीं होती है। तो एल्युमिनियम की जो धातु है उसका अपचयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। यानी कौन सा अयस्क है जिसका सांद्रण केमिकल लीचिंग मेथड द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा अयस्क है, तो अर्जेंटाइट का सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। प्रगलन का उद्देश्य क्या है, पूछा गया है कि स्मेल्टिंग एंड ओरे यानी प्रगलन का उद्देश्य क्या है। तो प्रगलन का उद्देश्य होता है अपचयित करना, यानी रिड्यूस करना, उसकी एनर्जी को भी रिड्यूस करता है। 26 में पूछा, निम्न कौन से तत्व को पी पाई डी पाई बंध शामिल हो सकते हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें पी पाई और डी पाई शामिल हो सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं फास्फोरस को जब तोड़िएगा तो यहाँ इधर से ऑक्सीजन जुड़ेगा, और एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन और एक अल्कोहल का समूह जुड़ेगा OH। तो यहाँ पे इसमें पाई बंध बन रहा है, तो किसमें पाई बंध नहीं बनेगा, तो आप लोग बताइएगा। सॉरी ये नहीं है, ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन सा पाई बंध बनेगा, किसमें पाई बंध बनेगा, तो फास्फोरस में पाई बंध बनेगा। पी यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे पी का मतलब होता है फास्फोरस, जिसमें एटॉम की संख्या 4 होती है, परमाणु संख्या। आगे की तरफ बढ़ते हैं। H3PO4 की PO2 की सांद्रता क्या है। H3PO4 की क्षारकता क्या होगी, आप लोग को बताना है। तो तो हम सभी जानते हैं कि पी के ऊपर यानी पी 1 है और ऑक्सीजन 2 है, पी 1 है और ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 3 है। तो इसमें डबल बॉन्ड जब बनेगा, हाइड्रोजन 2 और एक अल्कोहल समूह जब जुड़ेगा और इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो बताइए इसकी किसकी क्षारकता सबसे अधिक होगी। तो इसकी क्षारकता कितना बॉन्ड बन रहा है, तो 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक बॉन्ड बन रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 28 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे क्षारीयता कौन है, सबसे अधिक क्षारीयता किसकी है। 28 नंबर पूछा है, सबसे क्षारीयता अमोनिया का होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है। स्टार्च के साथ रिएक्शन कराने पे कौन सा विलयन है जो नीला रंग देता है, तो वो आयोडीन से जब कराया जाता है तो नीला रंग देता है। नाइट्रोजन की अधिक सहसंयोजकता क्या हो सकती है। तो नाइट्रोजन की जब संयोजकता तोड़िएगा तो उसकी अधिकतम संयोजकता की 4 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अवस्था सभी लेथेनाइड्स के लिए समान है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन है स्टेट है जो सभी लेथेनाइड्स के लिए सामान्य रूप से पाया जाता है। कौन है इसमें, तो इसका बिल्कुल +3 होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 32 नंबर, Fe3+ आयरन में कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। Fe3 आयरन में कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आप कहिएगा 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। चलिए 33 नंबर में पूछा है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालिएगा तो 3D10 4s1 होगा। चलिए आगे की तरफ, निम्नलिखित कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। कौन सा तत्व जो संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर तांबा देखिएगा तो ये संक्रमण श्रेणी से संबंधित है। क्रोमियम भी संक्रमण श्रेणी से संबंधित है, लोहा भी संक्रमण श्रेणी से संबंधित है, लेकिन ब्रोमीन जो है ये संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, ये हाइलोजन श्रेणी का होता है, हाइलोजन श्रेणी का ही होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 35 नंबर पूछा है कि KMnO4 के निर्माण में के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है। यानी KMnO4 की निर्माण में कौन सी सहायक होती है, तो KMnO2 होती है, मैग्नीज ऑक्साइड 2। जटिल यौगिक CONH3 के पावर 5 या CiCl2 का IUPAC नाम क्या होगा। तो कोबाल्ट यानी CONH3 और के पावर 5 यानी पेंटा एमिनो क्लोराइड कोबाल्ट और क्लोराइड, और ClCl2 का क्लोराइड का ऑप्शन नंबर ही होगा। चलिए आगे 37 नंबर पूछा गया है, कौन सा सॉल्वेंट साम्यावस्था का एक उदाहरण है। कौन सा सॉल्वेंट है जो साम्यावस्था के लिए उदाहरण है, तो CrOH2O और के पावर 6 और Cl3 साम्यावस्था का उदाहरण। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर में कौन सा हेलो एरिन है, जब हाइलोजन में यानी जब बेंजीन के रिंग में कोई हाइलोजन समूह जुड़ जाता है उसे हेलो एरिन कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा है जो हाइलोजन का समूह नहीं है। यानी मान लीजिए ये बेंजीन है,
बेंजीन है, जब इसके समूह में कोई हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी जब कोई भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इसे हाइलोएरिन कहा जाता है। और फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन बेंजीन, फ्लोरीन क्लोरीन बेंजीन इसका होता है। तो हेलोएरिन क्या, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है? कौन सी अभिक्रिया है जो SN2 की अभिक्रिया में सबसे अधिक क्रियाशील है? तो मेथिल ब्रोमाइड है। 40 नंबर पूछा गया है कि अल्कोहल से अल्काइल हाइलाइड बनाने के निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता? अल्कोहल से अल्काइल हाइलाइड बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग नहीं किया जाता है, आप लोगों को पता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी एनेंटिओमर कैसे भिन्न होते हैं? एनेंटिओमर कैसे भिन्न होते हैं? ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन के कारण। 42 नंबर पूछा निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है? कौन सी अभिक्रिया है जो ईथर के निर्माण से संबंधित है? तो विलियमसन का संश्लेषण है, विलियमसन सिंथेसिस। ये एक साइंटिस्ट थे, उससे संबंधित है। 43 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है और बिना C और C डबल बॉन्ड को प्रभावित किए? तो इसका बिल्कुल सही जवाब जलीय एसीटोन विलयन में क्रोमियम के कारण, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण, सॉरी। चलिए 44 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है जो जब फिनॉल CHCl3 और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है? ये रैपिड फायर की तरह हम करा देते हैं। तो इसका यानी सैलिसिल्डिहाइड होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई है? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई है? तो CCl2 इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई थी, दिखाया गया है। चलिए आगे निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और बेंजीहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सा अभिकर्मक है जो एसीटोन और बेंजेल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सा है? तो फेलिंग का विलयन अभिक्रिया नहीं करता है। 7 नंबर पूछा निम्नलिखित कौन सा आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता? आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है, तो कौन आयोडोफॉर्म का पेंटेन टू ओन आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? सबसे अधिक अम्लीय कौन है इसमें से? तो सबसे अधिक अम्लीय CF3 और COOH होता है। निम्नलिखित में किसका pKa का मान सबसे अधिक है? तो किसका pKa का मान सबसे अधिक है? तो HCl2 फॉर्मिक एसिड का pKa का मान सबसे अधिक होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर पूछा निम्नलिखित में कौन सा कार्बोनिल समूह को CH2 में परिवर्तित करेगा? कौन सा कार्बोनिल समूह को CH2 में परिवर्तित करेगा? तो ZnHg के कौन ZnHd। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है 51 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक एमीन है? कौन सा एक प्राथमिक एमीन है? तो टॉट बुटाई प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? कौन सा है सबसे प्रबल क्षार है? तो इसमें से CH3 NH यानी कहता है हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण की अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण, उनकी निम्नीकरण अभिक्रिया इनमें से कौन है? तो C हो जाएगा, यानी एक अभिक्रिया रूप में काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 पूछा है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? गैब्रियल थैलिमाइड में किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो KOH का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 55 पूछा प्रोटीन की इकाई कौन सी है? इनमें से कौन सी है जो प्रोटीन की इकाई मानी जाती है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई है, इससे प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी एस्कॉर्बिक एसिड का साइंटिफिक नाम यानी विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे तरफ। पौधे में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण का रूप कौन सा? पॉलीसेकेराइड है। कौन सा पॉलीसेकेराइड है? तो पॉलीसेकेराइड के रूप में देखिएगा तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड के रूप में, यानी पौधे में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। जबकि मनुष्य में किसके रूप में किया जाता है? तो मनुष्य में यानी ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। मनुष्य और जीव जंतु जितने होते हैं उनमें ग्लाइकोज के रूप में जमा होता है। चलिए आगे। पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? यानी पेट में जो प्रोटीन होता है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है? तो पेप्सिन पचाता है। पेप्सिन उसको पचाने में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट एसिड उसमें पाया जाता है। निम्न कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? कौन सा है एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो स्टार्च एक प्राकृतिक पॉलीमर है। नायलॉन हाथ से बनाया जा सकता है, बेकलाइट भी हाथ से, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड भी हाथ से बनाया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक स्टार्च है उसको हम सिर्फ देख ही सकते हैं, उसे बनाने वाले अभी तक कोई विधि नहीं आया है। साडम कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? कौन सा है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो बेकलाइट एक थर्मल सेटिंग प्लास्टिक है जो उसमें इसे ही ऊष्मा दृढ़ कहा जाता है। क्या? ऊष्मा दृढ़ अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्शन पूछने में कौन सा समबहुलक है? तो कौन सा इसमें है जो समबहुलक है? तो यहाँ पे ऊपर आपने देखा PVC जो था वो एक कुछ का नहीं बना रहा था, यहाँ पे समबहुलक PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर पूछने में कौन सा इलास्टोमर है? इलास्टोमर इनमें से कौन सा है? इलास्टोमर का मतलब होता है रबड़, तो कौन सा इलास्टोमर है? तो ब्यूना एन इलास्टोमर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है? कौन सा है? नीचे ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो कृत्रिम मिठास, यानी मीठा नहीं लगता फिर भी हम लोगों को मिठास प्रदान करता है, किसी भी चीज़ में मिला देने से उस चीज़ की मिठास को बढ़ा देता है? तो एस्पार्टम जो होता है। 64 नंबर पूछा गया है दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक की दवाई दी जाती है। एनाल्जेसिक, अब बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक की दवाई दी जाती है। ये किस में काम आता है? तो बुखार में काम आता है। एंटीपायरेटिक बुखार में काम आता है। मानसिक तनाव को
मानसिक तनाव को ख़त्म करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो यानी ट्रैंक्विलाइजर का मानसिक तनाव, इससे मानसिक तनाव खत्म होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 65 नंबर पूछा गया कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? कौन सा है जो खाद्य परिरक्षक नहीं है? तो पैरासीटामोल खाद्य परिरक्षक नहीं है। खाद्य परिरक्षक ही नहीं है, ये दर्द निरोधक है, इसके दर्द में यूज किया जाता है। कठोर जल की में सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? यानी कठोर जल में सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो अपमार्जक यानी सर्फ साबुन का यूज किया जाता है। 67 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल की अभिक्रिया अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? कौन सा अभिक्रिया जो सेल की अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? तो यह इलेक्ट्रॉनों के चालान के लिए एक स्वतंत्र प्रदान करता है। 68 नंबर पूछा गया है कि एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल में एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल इनमें से कौन है? 68 नंबर में पूछा गया है। तो ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 69 में पूछा गया कौन सा एक आदर्श बिलियन के लिए गलत है? एक आदर्श बिलियन में तो जीरो होता है, आप सभी जानते हैं आदर्श बिलियन का वैल्यू ही जीरो होता है, तो इसका क्या होगा? तो जीरो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया? कौन सा ग्राफ है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए, यह ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो दोस्तों आज का ये रहा अंतिम क्वेश्चन, और इसके बाद मात्र मैथ का बाकी रह गया है वीडियो बनानी, तो उसको भी हम जल्द से जल्द बना करके अपलोड कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, अधिक से अधिक अगर मार्क्स आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो तैयारी ज़रूरी है, आप लोग तैयारी करते रहिए। और इसके बाद हम बस परसों या 5 तारीख जो हमने आपसे वादा किया है कि 5 तारीख से क्लास 10th के मॉडल पेपर का सोल्यूशन करेंगे, तो 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद से हम जो बुक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। 10th के फिजिक्स से शुरू करेंगे, जितने भी उसमें का क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग या फार्मूला जितना भी, सबको सब प्रूफ करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और एक प्लेलिस्ट के रूप में हम वीडियो अपलोड कर देंगे और आप लोग उसे अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर भेज दीजिएगा, ताकि वे लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट क्लास मैथ में। तब तक के लिए आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।